दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं हिस्ट्री में 23वीं क्लास को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 661 से लेकर 690 तक के प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इतिहास में आज हमें क्या कुछ नया पढ़ना है। याद रखेगा, मध्य एशिया से आए हुए शासकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और उसमें आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों हिंद पार्थियन शासकों के बारे में और कुषाण वंश के जो शासक थे उनसे संबंधित बहुत सारे सवालों को हम यहाँ पर हल करने वाले। देखिए कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर भी दिए गए होंगे और इसी तरह के सवाल आज की क्लास में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मजा खूब आ रहा होगा। निवेदन करता हूं आप सभी से, जिन बच्चों ने शुरुआत से क्लास को नहीं देखा, देखिए जाकर देख लीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, जाकर देख लीजिए, क्योंकि शुरुआत से देखेंगे तो बेसिक आपका क्लियर होते चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये पूरी सीरीज दोस्तों मैं लेके चलूंगा। कहीं कोई चैप्टर, कहीं कोई टॉपिक स्किप नहीं करेगा। ठीक है, एकदम लाइन से, सीक्वेंस से चीजों को लेके चल रहा हूं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसीलिए दे रहा हूं। ठीक है, तो आज 23वां दिन है, बने रहिए हमारी क्लास में और आगे देखते चले। ठीक है, देखिए स्टडी 91 पे कई सारे विषयों के फाउंडेशन बैच लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब तो स्टडी 91 की किताबें भी आने लगी, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो पा रही होगी, क्योंकि किताब ऑर्डर कर लीजिए। ये वेबसाइट, एप्लीकेशन, दुकान, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह किताब है दोस्तों, आप कहीं से भी इन किताबों को ले सकते हैं। और फिर बैच और यूट्यूब के माध्यम से तो आपको पूरी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रहा दोस्तों, कर अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हमारा 23वां दिन है और क्वेश्चन नंबर 661 से लेकर के 690 तक की चर्चा करना। टॉपिक क्या आज हमारा टॉपिक है हिंद पार्थियन। जी हां दोस्तों, हिंद पार्थियन, जिन्हें हम पार्थियन वंश, देखिए कई लोग इसे ना क्या करते हैं, पल्लव वंश कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि पल्लव वंश को अलग रखिए। पल्लव वंश के इतिहास के बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे संगम काल के बारे में। यहां पल्लव की बात मत करिए, पल्लव की जगह पर हमें पहलव शब्द करना है। ठीक है, किताबों में बहुत गलतियां दिया है यार, बहुत मतलब बहुत गलतियां, अल्टीमेट गलतियां दिया है। ठीक है, अगर हम पल्लव की बात करते हैं तो पल्लव तो दक्षिण भारत में रहते थे, और अगर हम पार्थियन साम्राज्य की बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला बेल्ट है, ये वहां पे निवास करता था। ठीक है, तो पार्थियन और पल्लव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के टाइम पीरियड में अंतर है। अगर हम यहां पार्थियन की बात करेंगे तो पहली शताब्दी के आसपास का जो समय है दोस्तों, यानी ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले से लेकर 100 साल बाद तक का जो समय है, ये दोस्तों पार्थियन साम्राज्य का है। अगर हम पल्लव वंश की बात करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा 800 ईस्वी में, ईसा मसीह के जन्म के 800 साल बाद की कहानी जाके पढ़नी पड़ेगी, तब हमें वहां चीजें और मिलेंगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम आज पढ़ रहे हैं दोस्तों पार्थियन साम्राज्य के बारे में। ठीक है, देखिए सवाल कैसे बनता है, इसके पहले भी दोस्तों काफी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अभी आपसे जो पूछ रहा है सुनिएगा, लिख रहा है पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात। ठीक है, शकों के आधिपत्य के पश्चात किन लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। तो दोस्तों अगर हम शुरुआत से बात करें, देखिए अगर हम यहां से आपको दिखाएं, ठीक है, यहां देखिए सबसे पहले चल रहा था मौर्य वंश। अगर हम मौर्य वंश की बात करें, मौर्य वंश, और मौर्य वंश का जो आखिरी राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या कर दिया गया। और यहां पर आ गया दोस्तों, कौन आ गया, याद रखेगा, शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश आ गया, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों हत्या किया था। शुंग वंश के बाद क्या आया दोस्तों, कण्व वंश आया है। क्या आया दोस्तों, कण्व वंश आया। कण्व वंश के बाद क्या आया दोस्तों, सातवाहन वंश आया। ठीक है, सातवाहन वंश आया, यहां तक हमने चला था। इसके बाद दोस्तों थोड़ी सी कहानी हम लोगों ने चेंज किया यहां पर। सातवाहन के बाद दोस्तों हम लोग कहां पर आ गए, हम लोग सीधे पढ़े शकों के बारे में कहानी। ठीक है, या हम शकों के बारे में छोड़िए, पहले हमने आपको बताया हिंद यवन के बारे में। किसके बारे में, हिंद यवन के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शकों के बारे में। ठीक है, शकों के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो लिख रहा है शक के बाद हमें क्या पढ़ना है, शक के बाद हमें पढ़ना है पार्थियन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, पार्थियन के बारे में पढ़ना है। ये पार्थियन किसे कहा जाता है, चाहे आप इसे पार्थियन कहिए या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, या फिर इसे आप कह सकते हैं पहलव, पहलव। ठीक है, चाहे पार्थियन कहिए चाहे पहलव कहिए। सर ये लोग कहां के रहने वाले थे, तो याद रखेगा ये मूल निवासी मूल रूप से कहां के रहने वाले थे, तो ये ईरान के रहने वाले लोग थे। कहां के थे दोस्तों, ये ईरान के रहने वाले लोग थे, जो भारत की तरफ आ गए। ठीक है, भारत की तरफ आ गए। कैसे भारत की तरफ आ गए दोस्तों, मैंने कल की क्लास में दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि बैक्टीरिया के शासक में दोस्तों सबसे पहले हमला किया था। तो बैक्टीरिया वाले जब हमला किए तो उन्हें देखा देखी दोस्तों ये पार्थियन भी चले आए भारत की तरफ। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लेकिन आप पार्थियन लोगों को भारतीय साहित्य में क्या कहा गया है, हम अपने भारतीय साहित्य में दोस्तों इनको किस नाम से बुलाते हैं, तो हम दो नाम देते हैं। हम या तो इन्हें हिंद पार्थियन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हिंद पार्थियन नाम देते हैं, या फिर इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम पहलव कहते हैं। क्या कहते हैं, चाहे हिंद पार्थियन कहते हैं, चाहे इन्हें हम पहलव कहते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं, अगर हम पार्थियन लोगों की बात करेंगे ना, तो पार्थियन लोगों के बारे में दोस्तों महाभारत तक में उल्लेख किया गया। ठीक है, महाभारत
और याद रखेगा सिकंदर के समय में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। याद रखेगा इस टाइम पीरियड में भी दोस्तों, इस समय में भी उल्लेख मिलता है किसके बारे में, पार्थियन के बारे में उल्लेख मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि शक और पार्थियन में डिफरेंस करना कठिन हो जाता है साहित्यकारों के लिए कि भाई कौन सा वाला राजा किसमें था, शक था कि पार्थियन था। दोस्तों शकों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था दोस्तों क्षत्रप के बारे में, ठीक है। क्षत्रप के बारे में बताया था कि क्षत्रप महाक्षत्रप ये कोई नया शब्द नहीं है, राजा या महाराजा को ही कहा जाता था, ठीक है। तो वहां भी आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे देखिए, लिख रहा पहलव शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों पहलव शक्ति का? तो याद रखिए जब कभी ये सवाल पूछेगा तो बताएगा मिथेड्रेस। क्या नाम था दोस्तों? मिथेड्रेस प्रथम। जी हां दोस्तों, याद रखेगा वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो क्या बताएंगे? मिथेड्रेस प्रथम बताइएगा। और ये किसके समकालीन था? कभी कभी दोस्तों इसके समकालीन शासक का भी नाम पूछ लेता है। किसके समकालीन? बैक्टीरिया का एक शासक था दोस्तों यूक्रेटाइड्स। क्या नाम था? यूक्रे पहले याद रखेगा, यूक्रे, और फिर टाइड साबुन का नाम सुना होगा आपने, तो यूक्रेटाइड्स से याद रखेगा, ठीक है। ये यूक्रेटाइड्स के क्या था दोस्तों? इसके समकालीन था। कभी कभी दोस्तों ये सवाल ही आपसे पूछ लिया जाता है। मूल रूप से कहां का रहने वाला? तो याद रखेगा ये तो ईरानी था, और ये लोग क्या थे दोस्तों? ये बैक्टीरियन के साथ दोस्तों भारत की तरफ आए थे, ठीक है। इसे याद रखेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं वास्तविक संस्थापक की बात करूं। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखेगा मिथेड्रेस प्रथम। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला पहलव शासक कौन था? जी हां दोस्तों, पहला पहलव शासक, तो याद रखेगा इसका नाम था माउस। क्या नाम था? आप कहेंगे बड़ा अटपटा सा नाम है सर, माउस तो चूहा को कहा जाता है। तो ठीक है, याद रखेगा माउस को दोस्तों कहते हैं पहला शासक, ठीक है। कब से कब तक इसका शासन चला? तो 90 बीसी से लेकर के 70 बीसी तक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 90 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग कहां तक दोस्तों? 70 वर्ष पूर्व तक भारत में पहलव वंश का शासन चल रहा था। और उस समय जो राजा था उसका नाम क्या था? उसका नाम माउस था, ठीक है। एक चीज और बताऊं दोस्तों, पहलवों ने अपनी राजधानी कहां बनाई? कहीं ना कहीं राजधानी तो बनाया होगा। तो याद रखेगा अभी मैंने कहा कि ईरान से चलकर आए थे, तो ईरान से जब आएंगे तो रास्ते में अफगानिस्तान पड़ेगा, पाकिस्तान पड़ेगा, वहीं रुककर दोस्तों इन्होंने राजधानी बना लिया तक्षशिला को। किसको बना लिया दोस्तों? इन्होंने तक्षशिला को राजधानी बना दिया। किसे राजधानी बनाया? तक्षशिला को, ठीक है। बाद में दोस्तों इन्होंने राजधानी को और खिसका करके पेशावर के पास लेकर चले आए, ठीक है। पेशावर के पास लेकर चले आए, और उस स्थान का वर्णन नहीं मिलता, बस ये मिलता है कि लाहौर और पेशावर के बीच में कोई स्थान था जो इनकी राजधानी हुआ करती थी, पहलवों की राजधानी हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इसको याद रखेगा। तो पहला पहलव शासक कौन हो जाएगा? भारत में माउस नाम का एक शासक हुआ, जो ईसा मसीह के जन्म के 90 वर्ष पूर्व से लेकर के 70 वर्ष पूर्व तक, लगभग 20 साल तक दोस्तों इसका शासन बना रहा, उसे याद रखेगा, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, आप जानते होंगे हमारे यहां कई सारे अभिलेख मिले हैं, ठीक है। अभिलेख मिले हैं, तो दोस्तों अभिलेख में जो खरोष्ठी लिपि का अभिलेख है उसमें इसका एक अलग नाम मिलता है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख में जैसे इसका नाम माउस है, तो माउस की जगह पर मोए मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? मोए। जी हां दोस्तों, मोए नाम भी मिलता है, इसी का नाम मिलता है। मोए माउस एक ही नाम है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा पहलव। अब देखिए यहां पर पहलव लिख गया, कह रहा पहलव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? देखिए इसके पहले हमने बताया वास्तविक संस्थापक। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा दोस्तों? हमने पढ़ा था वास्तविक संस्थापक। और इसके बारे में क्या पढ़ा था? कौन था? तो याद रखेगा मिथेड्रेस प्रथम, बताया था आपको ना। मिथेड्रेस प्रथम याद रखेगा वास्तविक संस्थापक था। किसके समकालीन था? तो यूक्रेटाइड्स के समकालीन था, जो बैक्टीरिया का शासक था, वो याद रखेगा। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन है? तो याद रखेगा गोंडोफर्नीज है। कौन है? गोंडोफर्नीज। जी हां दोस्तों, याद रखेगा ये इसका वास्तविक संस्थापक है पहलव वंश का, ठीक है। कब से कब तक इसका पीरियड रहा दोस्तों? तो लगभग 20 ईस्वी से लेकर के 41 ईस्वी तक का जो समय दोस्तों गोंडोफर्नीज का है, और ये सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी के समय में दोस्तों पहलव वंश की सीमा बहुत बड़ी हो गई थी, और जब इसकी मृत्यु होती है, हटता है गद्दी से, उसके बाद पहलव वंश का अंत होना शुरू हो जाता है। और इनके अंत के पश्चात भारत में कुषाण वंश स्थापित होगा। कौन सा आएगा? कुषाण वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा पहलव की शक्ति एवं प्रभुता का अंत किसने किया था दोस्तों? तो याद रखेगा कुषाणों ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कुषाणों ने यहां इनकी शक्ति और प्रभुता का अंत किया कुषाणों ने, ठीक है। किसने किया था? कुषाणों ने। तो आगे हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, किस अभिलेख में दोस्तों इसके बारे में पता चलता है? तो एक अभिलेख है दोस्तों पंतझर अभिलेख। कौन सा है दोस्तों? एक पंतझर अभिलेख है, जिससे पुष्टि मिलती है कि इन्होंने किसका अंत कर दिया? इन्होंने पहलव वंशीय शासकों का अंत कर दिया, और कुषाण वंश की शासन आता है पंतझर अभिलेख से दोस्तों पता चलता है, ठीक है।
आगे बढ़िए, लिख रहा है किस साहित्य में यूची, हूण, पार्थियन और शकों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है आपको, अच्छा यूची दोस्तों कौन थे, यूची किसे कहा जाता था, तो यूची दोस्तों कुषाणों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, कुषाणों को कहा जाता था। ठीक है कई जगह पे लिखा कुषाणों कहा जाता है और कई जगह लिखा है दोस्तों चीनी साम्राज्य था, चीनी साम्राज्य था, वहां यूची नाम का यूची जनजाति के लोग रहते थे और वो शासन वसन करते थे। तो यूची के बारे में निष्कर्ष मिलता है। हूण, हूणों का आक्रमण होगा आगे चल के। ठीक है पार्थियन के बारे में आपको पढ़ाई रहा हूं अभी। अब पार्थियन शक, आज की क्लास में हम पार्थियन के बारे में और कुषाणों के बारे में पढ़ने वाले। शकों के बारे में मैंने बता दिया। शकों की बात करें तो शक अपने आप को क्षत्रप मानते थे या महाक्षत्रप मानते थे। ठीक है और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों, तो रुद्रामन के बारे में आपने पढ़ा होगा। रुद्ररामन, उसका जूनागढ़ विलेख के बारे में पढ़ा होगा या रुद्रामन का जूनागढ़ विलेख सुना होगा तो याद रखेगा। तो दोस्तों कौन है जो इसके बारे में उल्लेख करता है, तो याद रखेगा सीएन हानशू। क्या नाम है, सीएन हानशू। दोस्तों ये क्या है, तो सीएन हानशू रचना है, याद रखेगा। ये चीनी साहित्य क्या है दोस्तों, ये चीनी साहित्य का नाम है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सीएन हानशू। ठीक है सीएन हानशू याद रखेगा, ये चीनी साहित्य का नाम है जिसमें यूची के बारे में, हूण के बारे में, पार्थियन के बारे में, शकों के बारे में, इन सभी के बारे में उल्लेख मिलता है। एक और है दोस्तों किताब हाउ हानशू। क्या नाम दोस्तों, हाउ हानशू। जी हाँ दोस्तों याद रखेगा। इसी तरह से रचना सुना होगा सी यूकी के बारे में। ठीक है तो दोस्तों आप वेनसांग फाहियान जब पढ़ते हैं तो आप मिलता है। ठीक है अच्छा फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो जब हम गुप्त वंश की बात करेंगे वहां हम बताएंगे दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो जब वहां पढ़ेंगे तब वहां पढ़िएगा कि उनके साम्राज्य में कौन आया था, चीनी यात्री आया था फाहियान। और वेनसांग, ह से वेनसांग, ह से हर्षवर्धन का नाम है, तो हर्षवर्धन के समय में वेनसांग आया था। ठीक है ये आप आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी आगे देखिए, लिख रहा है किस भारतीय साहित्य से पार्थियन के इतिहास का पता चलता है। चलिए ये तो चीनी साहित्य हो गया, कोई भारतीय साहित्य भी जिससे दोस्तों इस पार्थियन के बारे में दोस्तों पता चलता है। तो बहुत सारे भारतीय, एक दो रचनाएं नहीं दोस्तों, कई सारी रचनाएं हैं। जैसे आपने पता नहीं नाम भी सुना है कि नहीं सुना है, आपने कात्यायन स्मृति का नाम सुना है, कात्यायन स्मृति का नाम सुना है, उसमें इसमें वर्णन मिलता है। आपने गार्गी संहिता का नाम अगर सुना है, गार्गी संहिता का अगर नाम सुना है दोस्तों, तो गार्गी संहिता में भी दोस्तों वर्णन मिलता है। इस पार्थियन के इतिहास की बात कर रहा हूं। ठीक है पीछे की क्लास में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि महाभारत जो चल रहा था दोस्तों, महाभारत में भी दोस्तों इनका वर्णन है, पार्थियनों के बारे में बताया गया है। आपने महाभाष्य के बारे में पढ़ा होगा। महाभाष्य, महाभाष्य की रचना किसने किया था, पतंजलि ने किया था ना, किसने किया था, पतंजलि ने किया था। तो इस महाभाष्य में दोस्तों पार्थियन के बारे में पता चलता है। आपने हर्षचरित के बारे में पढ़ा होगा, हर्षचरित सुना होगा रचना है। ठीक है उसमें भी दोस्तों इनके बारे में पता चलता है। तो कई सारे ऐसे साहित्य हैं, भारतीय साहित्य हैं, जहां पर पार्थियन के बारे में बताया गया। पार्थियन को हम पहलव कहते हैं, पल्लव हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि पल्लवों की बात करेंगे तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और पहले कांचीपुरम दोस्तों चोलों के पास थी। बाद में पल्लवों ने चोलों को हरा करके कांचीपुरम को अपने अधिकार में कर लिया और कांचीपुरम को उन्होंने राजधानी बना दिया। तब तो दोस्तों दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जब जाएंगे, जब वहां हम पढ़ेंगे, तब हमें पढ़ना होगा चोल के बारे में, चेर के बारे में और राष्ट्रकूटों के बारे में। ठीक है ये सब हम पढ़ते हुए चलेंगे, लाइन से सीक्वेंस से पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी आप इसको याद रखेगा, हम पहलव के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर पार्थियन के बारे में पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होएगा बिल्कुल भी। ठीक है लिख रहा भारत में पहलव के बाद कौन आए, तो पहले भी मैं बता चुका हूं। पहलवों का अंत किसने किया था, तो कुषाणों ने किया था। तो सिंपल सी बात है कि पहलवों के बाद कौन आएगा, कुषाण आएंगे। ठीक है तो कौन आए दोस्तों, कुषाण आए। ठीक है याद रखिएगा पहलव के बाद कौन आए, भारत, तो भारत आए कुषाण। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। जी हां दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए आपने नाम सुना होगा एक विंग कटफिशस का, एक कुजुल कटफिशस का, और हमेशा कंफ्यूजन मन में बना रहता है कि सर विंग कटफिशस कौन था और कुजुल कटफिशस कौन था। तो आज कंफ्यूजन दूर कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहले कुजुल कटफिशस आता है, बाद में विंग कटफिशस आएगा। ठीक है तो याद रखेगा कुजुल कटफिशस, फिशेस याद रखेगा, ये संस्थापक था भारत में कुषाण वंश का। और कब से कब तक दोस्तों इसका शासन चला है, तो याद रखेगा 30 से लेकर 80 ईस्वी तक। कब से कब तक दोस्तों, 30 से लेकर 80 ईस्वी तक ये इसका शासन चला। अच्छा कुषाणों की राजधानी कहां पर थी दोस्तों, कुषाणों की राजधानी, तो याद रखेगा इनकी राजधानी थी पुरुषपुर। क्या थी दोस्तों, पुरुषपुर इनकी राजधानी थी, पुरुषपुर। एक्चुअली में पुरुषपुर क्या था दोस्तों, तो पुरुषपुर पेशावर को कहा जाता था। किसे कहा जाता था, पेशावर को। अच्छा इनकी एक और राजधानी थी, द्वितीय राजधानी के
के रूप में मथुरा को जाना जाता है। द्वितीय राजधानी किसे माना जाता है? मथुरा को, ठीक है, मथुरा को। लेकिन शुरुआत में नहीं, बाद में द्वितीय राजधानी बनी। जब कुषाण शासक में दोस्तों कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे तब आप दोस्तों पढ़ेंगे कि इनकी 2-2 राजधानियां हो गई थी, मथुरा भी इनकी दूसरी राजधानी आ गई थी, ठीक है। शुरुआत में पेशावर तक ही सीमित थे। तो पहले हमने पढ़ा कुजुल कटफिशेस के बारे में। लिख रहा है कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? कनिष्क के द्वारा ही दोस्तों ये संवत चलाया गया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिन्हें हम कहते हैं शक संवत। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम शक संवत कहते हैं। क्यों? क्योंकि शकों को पूरी तरह से उनकी शाखा को मिटा दिया था कनिष्क ने, और उसी के बाद दोस्तों ये 78 ईस्वी से आता है। और जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है जो भारत सरकार अपनाती है, भारत सरकार किसे अपनाती है? याद रखेगा, राष्ट्रीय पंचांग मानती है जो, ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग जो मानती है भारत सरकार, याद रखेगा वो कौन सा है दोस्तों? यही शक संवत मानते हैं, ठीक है, हम इसी शक संवत को ही दोस्तों मानते हैं। एक और पढ़ते हैं विक्रम संवत। याद रखेगा विक्रम संवत की बात यहां मत करेगा, विक्रम संवत विक्रमादित्य से संबंधित है और वो यहां पर नहीं होगा, ठीक है, उसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो 58 BC में विक्रम संवत आया था। याद रखेगा विक्रम संवत कब आया था? तो बताया था मैंने आपको, विक्रम संवत, ठीक है, कब आया था? याद रखेगा ये आया था 58 BC में। कब आया था दोस्तों? 58 BC में। दोनों में लगभग काफी डिफरेंस, लंबा डिफरेंस, 57 BC यहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा लंबा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है, लगभग 135 सालों का अंतर है। चलिए आगे देखिए, लिख रहा है चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में संपन्न हुई? मैंने बताया दोस्तों कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो जिस वर्ष महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, कब? 483 ईसा पूर्व, उसी बार हुआ था, ठीक है, पहली बार। उसके बाद 100 साल बाद हुआ था 383 में, उसके बाद अशोक के समय में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगीत समिति याद रखेगा किसके समय में हुई? तो याद रखेगा एक कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत समिति हुई थी। कहां पर हुआ था दोस्तों? तो कनिष्क ने जो स्थान था वो कहां पर था? वो था कुंडलवन। क्या था दोस्तों? याद रखेगा कुंडलवन, कुंडलवन स्थान था। कुंडलवन है कहां पर दोस्तों? ये कुंडलवन था कश्मीर में, ठीक है। तो यहीं पर चौथी बौद्ध संगीत समिति का आयोजन हुआ था। अच्छा, अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और ये वही चौथी बौद्ध संगीत समिति में दोस्तों याद रखेगा बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम पड़ा महायान और एक का नाम पड़ा हीनयान, ठीक है। महायान और हीनयान याद रखेगा ये 2 भागों में विभाजित हो गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। सवाल आता है परीक्षा में कि बताइए किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? तो बताइएगा हीनयान, महायान। ये चौथी बौद्ध संगीत समिति जो चल रहा था कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में चल रहा था। अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे, उपाध्यक्ष अश्व घोष थे, ठीक है। उपाध्यक्ष भी लिख लीजिएगा। उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष यहां पे कौन थे? उपाध्यक्ष थे अश्व घोष, ठीक है। अश्व घोष यहां उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और वसुमित्र क्या थे? याद रखेगा ये अध्यक्ष थे। लिख रहा कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? अब जब बट गया तो कनिष्क ने क्या फॉलो किया? कनिष्क ने महायान फॉलो किया या हीनयान फॉलो किया? तो याद रखे दोस्तों कनिष्क फॉलो करता था महायान संप्रदाय को। किसे? याद रखेगा ये महायान संप्रदाय को फॉलो करता था। तो इसे भी आप याद रखेगा, भी आपका एक अच्छा सवाल हो गया। चलिए, लिख रहा आयुर्वेद का कौन सा विख्यात विद्वान कनिष्क का राजवैद्य हुआ करता था? ठीक है, कनिष्क के राज दरबार में कौन सा विद्वान रहता था जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था? तो याद रखेगा उनका नाम था चरक। जी हां दोस्तों, चरक याद रखेगा वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक ने क्या लिखा दोस्तों? तो चरक के द्वारा लिखा गया चरक संहिता। क्या लिखा गया दोस्तों? चरक के द्वारा चरक संहिता लिखा गया। लेकिन ये कितना कॉमन सवाल है कि बच्चा बच्चा इसको जो है रट चुका है, ठीक है। आइए मैं कुछ नया बताता हूं। एक दोस्तों एक रचना का, अच्छा, जैसे ये चरक संहिता ना आजकल परीक्षा में एक नया सवाल ढूंढ के दे रहा हूं आपको, जरा वो बताइएगा चरक न्यास किसने लिखा? मान लीजिए सवाल आ जाए चरक न्यास, ठीक है। ये एक ऐसा सवाल है ना कि आ जाए तो बहुत सारे बच्चे चरक जवाब देंगे, ठीक है, जबकि गलत हो जाएगा। याद रखेगा इसके सही राइटर कौन है? तो याद रखेगा भट्टार हरिश्चंद्र। कौन है दोस्तों? भट्टार हरिश्चंद्र हैं दोस्तों, ठीक है, भट्टार हरिश्चंद्र। तो याद रखेगा चरक न्यास के क्या है? राइटर हैं। और अगर इस तरह के सवाल बने परीक्षा में तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देंगे। क्यों? पता नहीं होता, लोगों को जानकारी नहीं होता है, उसके भाव में गलत देंगे, ठीक है। देखिए स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं। अगर आपको लग रहा है कि क्लास पढ़ के सर बहुत मजा आ रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि ऐसे ही स्पेशल कंटेंट अगर आपको सोचो फ्री में दिया जा रहा है तो हमारी पेड क्लास जो होंगे, जो हमारे फाउंडेशन बैच होंगे, उसमें हमारा क्वालिटी कंटेंट क्या होगा। तो एक मौका दे रहा हूं आपको, आप आइए ज्वाइन करिए। किताबें भी दोस्तों बहुत मेहनत से लिखी जा रही है, विश्वास कीजिए इतना मेहनत से इन किताबों को लिखा जा रहा है ना, हम क्या बताएं आपको। आप केवल किताब को परचेज करिए, फिर आप कमाल देखिए, ठीक है। आपको लगेगा कि वाकई किसी ने मेहनत करेगी, कि एक लाइन काम किया गया दोस्तों, आपको ही पता चलेगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सुनिए। लिख रहा है कि वसुमित्र
पार्श्व, नागार्जुन, महाचैत्य और संघरक्षक किसके दरबार के दोस्तों विभूति थे? तो ये लोग किसके यहां विभूति थे? याद रखिएगा, कनिष्क के दरबार में विभूति थे। अब इसमें से देखिए कुछ सवाल जो आपसे पूछता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनिष्क, ये लोग कनिष्क के दरबार में रहते हैं दोस्तों। यहां मैं बता दूं, आपने पीछे मैंने आपको बताया वसुमित्र के बारे में। वसुमित्र कौन थे दोस्तों? ये बौद्ध आचार्य थे और इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता भी किया था किसकी? तो याद रखिएगा, जो चौथी बौद्ध संगीत समिति हुई थी उसकी अध्यक्षता किया। इसी तरह से दोस्तों आपसे अश्वघोष के बारे में पूछ सकता है। अश्वघोष के बारे में दोस्तों, ये तो उपाध्यक्ष रहे, ये तो अश्वघोष क्या थे? ये उपाध्यक्ष थे। आपसे चरक के बारे में पूछ सकता है। चरक क्या थे दोस्तों? ये राजवैद्य थे। चरक क्या थे? चरक इनके दरबार के राज्यवैद्य थे। ये भी पूछ सकता है परीक्षा में। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, एक राजनीतिज्ञ थे जिनका नाम था माथर। क्या नाम था? ये नया नाम है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन याद रखेगा माथर क्या थे दोस्तों? तो माथर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। क्या थे दोस्तों? माथर बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे जो कनिष्क के राजदरबार में रहते थे। ठीक है, तो इन लोगों का नाम कम से कम याद रखेगा। पूछता है सवाल कि बताइए कौन किसके समकालीन है या किसके दरबार में रहते थे। इस तरह के सवाल बनते हैं परीक्षा में। लिख रहा है महाविभाषा सूत्र, बताइए जल्दी से, महाविभाषा सूत्र के रचनाकार कौन है? यहां पे नाम लिखा भी, आपको खाली पहचान करना है। याद रखें दोस्तों, इसके रचनाकार हैं वसुमित्र जी। कौन है? वसुमित्र। याद रखेगा, ये प्रसिद्ध बौद्ध गुरु थे, आचार्य थे, तो याद रखेगा उनकी रचना है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है, किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। और नागार्जुन कहां पर दोस्तों? याद रखेगा, वो नागार्जुन भी इसी कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ पे लिखा है ना, नागार्जुन और पार्श्व दोनों, याद रखेगा ये कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। आगे देखिए, लिख रहा गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ? देखिए शुरुआत तो हो चुका था, शुरुआत तो पहले ही हो चुका था। शुरुआत मैंने बताया शकों के समय शुरुआत हो चुका था, लेकिन याद रखेगा कनिष्क के काल में, याद रखेगा कनिष्क के काल में, या फिर हम यहां कह दें कुषाणों के समय में इसका और तेजी से विकास हुआ। ठीक है, कुषाणों के समय में और तेजी से विकास हुआ। और एक चीज और याद रखेगा, स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, स्थापत्य कला का क्या हुआ? बहुत ज्यादा विकास हुआ। तभी तो दोस्तों मथुरा को दोबारा राजधानी बनाना पड़ा। ठीक है, आप देखेंगे भारत में ज्यादातर मूर्तियां ये गांधार शैली और मथुरा शैली में ही मिलती हैं। ठीक है, और उसमें भी मथुरा शैली में सबसे ज्यादा मूर्तियां देखने को मिलती हैं। लिख रहा रेशम मार्ग, दोस्तों आपने इतिहास के पन्नों में सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा? सिल्क रूट के बारे में पढ़ा होगा। सिल्क रूट, जी हां दोस्तों, ये सिल्क रूट क्या था दोस्तों? यह रेशम मार्ग, याद रखेगा ये बहुत लंबा चौड़ा था। पेशावर इसका मूल स्थान था, जो इनकी राजधानी थी, वहां से गुजरता था ये रेशम मार्ग और चीन तक जाता था सीधे। ठीक है, तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? याद रखेगा, जो कुषाण वंशी शासक कनिष्क है ना, इसी ने रेशम मार्ग पर क्या किया था? अपना नियंत्रण रखा था, अपना कंट्रोल बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिख रहा कुषाण शासक हुविस्क। देखिए कनिष्क अलग है और हुविस्क अलग है। तो कनिष्क ने दोस्तों, आप याद रखेगा, कुंडल वन की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया है? कुंडल वन। और ये कहां पर दोस्तों? ये कुंडल वन कश्मीर में, यहीं पर ये नया नगर बसाया। और इसी को तो दोस्तों कनिष्क ने क्या किया? यहीं पर चौथी बौद्ध संगीत समिति भी बुला ली। और हुविस्क ने दोस्तों हुविस्क नगर बसाया था। आपको बताना है हुविस्क नगर कहां पर बसा था, लोकेशन आपको खाली बताना है। तो याद रखेगा, ये लोकेशन भी दोस्तों कश्मीर में ही है। क्या है दोस्तों? कश्मीर में ही है, इसे भी याद रखेगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, इस तरह के सवाल बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, शुरुआत तो हमने पढ़ लिया, शुरुआत हमने पढ़ा दोस्तों। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? शुरुआत में जो मैंने आपको बताया, तो हमने बताया था दोस्तों कुजुल कड़फिसस के बारे में। किसके बारे में बताया था? कुजुल कड़फिसस के बारे में बताया था। कड़फिसस के बारे में बताया था। ये आपके शुरुआती शासक थे। अगर यहां पे पूछ रहा दोस्तों कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था, तो याद रखेगा वासुदेव। जी हां दोस्तों, इनके अंतिम राजा का नाम क्या था दोस्तों? वासुदेव का था, वासुदेव नाम था। और कब से कब तक ये गद्दी पर थे? तो लगभग 145 ईस्वी से लेकर के 176 ईस्वी के आसपास दोस्तों ये गद्दी पर बने रहे। याद रखेगा कुषाण वंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, लेकिन अब भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? मतलब शुद्ध सोने के सिक्के। और याद रखेगा उस समय जो सिक्के होते थे ना, मुहरों के रूप में होते थे। किसके होते थे? ये मुहरों के रूप में होते थे। और ये सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो याद रखेगा कुषाणों ने जारी किया। किसने जारी किया दोस्तों? कुषाण शासकों ने दोस्तों जारी किया था। ठीक है, और कुषाणों में दोस्तों सबसे पहले किसने जारी किया था? तो कड़फिसेस दूती ने जारी किया था। कड़फिसेस दूती ने, याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। लिख रहा पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सर्वाधिक सांचे किस काल के देखने को मिले हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये भी कुषाण काल में देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो पकी हुई मिट्टी रहती थी, पकाई गई मिट्टी रहती थी, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम टेराकोटा बोलते थे। यही बोलते थे ना, टेराकोटा। ठीक है, पुरानी क्लास में मैंने बताया था आपको। तो याद रखेगा, यहाँ पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे देखने को मिले हैं और कुषाण काल
काल में ऐसे सांचे देखने को मिले। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए और आगे आ जाइए। अगला सवाल लिख रहा है कुषाण काल की मूर्ति कला में किसका प्रभाव अधिक है। ठीक है, किसका प्रभाव अधिक है दोस्तों, तो याद रखिएगा गांधार कला का प्रभाव अधिक है। ठीक है, गांधार कला का प्रभाव दोस्तों अधिक देखने को मिला। वैसे गांधार कला मथुरा कला दोनों है, या फिर एक और जवाब आपसे देखिए, यहां तो ऑप्शन है नहीं, पता नहीं परीक्षा में क्या दे देती, इसको भी देखिएगा, या फिर आपके सामने दे सकता है यूनानी कला। क्या दे सकता है दोस्तों, यूनानी कला भी दे सकता है। ठीक है, गांधार कला दे सकता है, यूनानी कला दे सकता है। आप देखिएगा आपके परीक्षा में ऑप्शन क्या दिया, क्योंकि यहां पर हम लोग ऑप्शन तो रखे नहीं है और हमें पता भी नहीं कि ऑप्शन क्या बनेगा, तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ सकता है। लिख रहा है द्वैत शासन प्रथा की शुरुआत किस शासन काल में शुरू हुई। तो देखिए भारत में द्वैत शासन आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, वो 1919 1935 छोड़ दीजिए। ठीक है, यहां देखिए द्वैत शासन की शुरुआत किसके समय में हुई थी, तो याद रखेगा कुषाणों के समय में ही, याद रखेगा कुषाणों के काल में ही दोस्तों, याद रखेगा काल में यह द्वैत शासन की शुरुआत देखने को मिलती है। यह भी आपके लिए एक एंटीक सवाल है। लिख रहा है सामंतीकरण की प्रक्रिया ये किस काल में देखने को मिली, तो ये भी याद रखेगा, ये भी कुषाण काल में देखने को मिला। ठीक है, ये सब कुषाण काल की खासियत है जो और कहीं पर नजर नहीं आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लिख रहा है कुषाण काल में कौन कौन से व्यापारिक संगठन थे। जी हां दोस्तों, कौन कौन से व्यापारिक संगठन थे कुषाण काल में। कहां पर लिख रहा है दोस्तों, कुषाण काल के व्यापारिक संगठनों के नाम बताइए। ठीक है, तो याद रखेगा एक संगठन था यहां पर निगम। क्या था, निगम। याद रखेगा एक संगठन था पूरा, उसका नाम ही ऐसे निगम पूरा, बहुत आराम से याद रख सकते हैं। एक संगठन था उसका नाम था श्रेणी। क्या नाम था, श्रेणी। और एक और संगठन था उसका नाम था सार्थवाह। क्या नाम था दोस्तों, सार्थवाह। ठीक है, याद रखेगा अगर हम बात करेंगे वहां पर पुराणों में ना, तो पुराणों में या फिर जो पुरानी रचनाएं वहां पर सार्थवाह का तात्पर्य दोस्तों वैश्य बताया गया। क्या बताया गया, वैश्य। लेकिन यहां पर सार्थवाह अलग हो जाएगा। यहां पर जो व्यापारियों का काफिला होता था उसे सार्थवाह कहते थे। किसे कहते थे, याद रखेगा व्यापारियों का काफिला, व्यापारियों का जो काफिला होता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम सार्थवाह कहते थे। ठीक है, लिख रहा है कनिष्क के अभिलेख रबतक। दोस्तों ये नाम ही ऐसा है, याद रखेगा कनिष्क का अभिलेख है, उसका नाम है रबतक। करा उस रबतक अभिलेख में किस नगर का उल्लेख मिलता है। परीक्षा में उल्टा देता है आपके समक्ष, कहता है 4 ऑप्शन दे देगा और नाम दे देगा, कहेगा किसका उल्लेख नहीं है, ऐसे भी पूछता है। तो किसका उल्लेख है ये आप जान जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। एक तो याद रखेगा दोस्तों पाटलिपुत्र का उल्लेख मिला है। किसका मिला है, एक पाटलिपुत्र का उल्लेख मिला है। दूसरा याद रखेगा चंपा का उल्लेख मिला है। और तीसरा याद रखेगा कौशांबी का उल्लेख मिला है। ठीक है, याद रखेगा रबतक जो अभिलेख है कुषाणों का, कनिष्क का, उसमें कौन कौन से नगर का उल्लेख है, तो केवल 3 नगर का उल्लेख मिलता है। एक पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है, एक चंपा का उल्लेख मिलता है और एक कौशांबी का उल्लेख मिलता है। 3 नगर ऐसे हैं जिनका उल्लेख है। लिख रहा है कनिष्क के समकालीन थे, तो बता ही चुका हूं दोस्तों कनिष्क के समकालीन कौन था, तो याद रखेगा वसुमित्र थे। ध्यान से देखिएगा, वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे। ठीक है, पार्श्व थे, कौन थे, पार्श्व थे। ये लोग क्या है दोस्तों, ये प्रमुख लोग हैं जो किसके समकालीन हैं, जो कनिष्क के समकालीन रहे हैं, जो कि कश्मीर का शासक था। ठीक है, कश्मीर का शासक था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों ही समाप्त होती है। और वाकई क्लास कब समाप्त हो जाती है, हिस्ट्री की क्लास तो पढ़ाने का एक अद्भुत मजा है। ठीक है, और पता भी नहीं चलता दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय आपको निःशुल्क पढ़ाए गए हैं। ये उन निःशुल्क विषय में जो चीजें थी यूट्यूब पर दिया गया, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स में है, वो आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं। इसे आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। किताबों को अगर आप ऑर्डर करते हैं तो किताबें आपके घर जाएंगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी दोस्तों आप इन किताबों को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपकी क्लास ही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।